ससुराल की बड़ी बहू और छोटी बहू की रसोई और पहनावा। शोभना सुबह सुबह शिवानी के घर आती है और उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। शोभना और शिवानी आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी किरण उनके लिए चाय नाश्ता लेकर वहां आती है और कहती है, शोभना चाची, आप बड़े दिनों बाद आई हो, इसीलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय और पकौड़े बनाए हैं। आप ये पकौड़े खा लीजिए। किरण चाय पकौड़ी वहां रखकर रसोई की तरफ चली जाती है। तभी शोभना शिवानी से कहती है, शिवानी बहन, बड़ी खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें किरण जैसी बहू मिली है। इतनी संस्कारी है, सिर से पल्लू नहीं गिरता और घर का इतना सारा काम अकेले ही करती है। हाँ शोभना बहन, ये तो तुम सच कहती हो। मेरी बहू तो सचमुच लाखों में एक है। इधर किरण रसोई में जाती है और कुछ गर्मा गर्म पकौड़े छानकर प्लेट में निकालती है और चाय रखकर अपने ससुर के कमरे में जाती है, जहां वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे होते हैं। किरण उन्हें चाय और पकौड़े देते हुए कहती है, पिताजी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लाई हूँ। आप अपना काम बाद में करना, पहले ये खा लीजिए। केशव लैपटॉप पर काम करना बंद करके चाय और पकौड़े ले लेता है और खाते हुए कहता है, बेटा, पकौड़े तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तू सबका कितना ख्याल रखती है। किरण केशव की बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर रसोई में चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। तभी उसकी नंद आनंदी वहां आती है और कहती है, भाभी, आपने मेरा नाश्ता और टिफिन तैयार कर दिया है ना, वरना मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अरे आनंदी, क्यों चिंता करती हो? तुम्हारा नाश्ता मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है और तुम्हारा टिफिन भी पैक कर रही हूँ। तब तक तुम नाश्ता कर लो। ओह, थैंक यू सो मच भाभी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। ऐसा कहकर आनंदी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। उतनी देर में किरण टिफिन पैक करके लाकर आनंदी को दे देती है। आनंदी टिफिन लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी अरुण किरण को आवाज देता है। अरुण की आवाज सुनकर किरण जल्दी से अपने कमरे में जाती है। तब अरुण कहता है, किरण, मेरी टाई नहीं मिल रही है, जल्दी से ढूंढ कर दे दो। हाँ हाँ, मैं देती हूँ। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा कहकर किरण अलमारी से टाई निकालकर अरुण को दे देती है और कहती है, आप जल्दी से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। ऐसा कहकर किरण रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अरुण डाइनिंग टेबल पर आता है। किरण उसका नाश्ता लगाती है। अरुण नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी भास्कर वहां आता है और कहता है, भाभी, मैंने आपसे कहा था कि मेरी ऑफिस की शर्ट प्रेस कर देना, आपने की या नहीं? अरे देवर जी, मैंने आपकी शर्ट प्रेस करके रख दी है। 1 मिनट रुको, मैं अभी लाती हूँ। किरण अपने कमरे में जाती है और भास्कर की प्रेस की हुई शर्ट लाकर उसे देते हुए कहती है, देवर जी, जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपका ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ऐसा कहकर किरण किचन में जाती है और अपने देवर के लिए पोहा और चाय बनाने लगती है। तब तक भास्कर भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। किरण उसे नाश्ता दे देती है और वो नाश्ता करके चला जाता है। इसके बाद किरण भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है और फिर रसोई में जाकर सारे बर्तन इकट्ठा करके बर्तन धोने लगते हैं। तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, अरे बहू, आज हमारी पड़ोसन ममता के यहाँ सत्यनारायण की कथा है, तो हमें वहाँ चलना है। ठीक है माँ जी, मैं बर्तन धोने के बाद घर की साफ सफाई कर लूंगी, उसके बाद तैयार हो जाऊंगी, फिर हम दोनों चलेंगे। किरण बर्तन धोने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती है और फिर पोछा लगाती है। उसके बाद वो घर के पर्दे भी बदलती है और बिस्तर की चादरें भी बदलती है। सारे काम करने के बाद वो नहा लेती है और एक सुंदर सी साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर पल्लू सिर पर लेकर अपनी सास के पास आकर कहती है, चलिए माँ जी, मैं तैयार हो गई हूँ। वो तो ठीक है बहू, लेकिन तुम्हें बिंदी थोड़ी बड़ी लगानी चाहिए, कम से कम दिखाई तो दे, और पल्लू भी थोड़ा नीचे कर लो। आखिर तुम हमारे घर की बड़ी बहू हो, हमारी मान मर्यादा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर किरण फिर से अपने कमरे में जाती है और थोड़ी बड़ी बिंदी लगाकर पल्लू को थोड़ा आगे कर लेती है। फिर बाहर आकर अपनी सास के साथ सत्यनारायण की कथा के लिए निकल पड़ती है। शिवानी और किरण दोनों सत्यनारायण की कथा में जाती हैं, बैठकर कथा सुनती हैं, उसके बाद प्रसाद लेती हैं। तभी ममता उनके पास आती है और बातें करते हुए कहती है, शिवानी बहन, मैंने देखा कि कैसे तुम्हारी बहू मन लगाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, वरना आजकल की बहुओं का तो कथा में मन ही नहीं लगता। हाँ ममता बहन, मेरी बहू बिल्कुल मेरी तरह है। वैसे शोभना बहन, अब तो तुम्हारे छोटे बेटे की भी शादी की उम्र हो गई है, जल्दी ही अपनी दूसरी बहू भी ले आओ। काफी देर बातें करने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं। तभी किशोर उन लोगों से कहता है, अरे आ गए तुम लोग। शिवानी, नम्रता दीदी का फोन आया था शाम को, वो आज शाम को ही आ रही है हमारे घर पर। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी दीदी से मिले बहुत दिन हो गए हैं। किरण, तुम ऐसा करो कि आज दीदी की पसंद का खाना बनाओ। तुम्हें याद है ना, उन्हें कढ़ी, पूरी, भजिया, बघारा चावल और नान बहुत पसंद है।
हाँ हाँ माँ जी, मुझे याद है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। थोड़ी देर बाद बुआ जी आ जाती हैं। किरण बुआ जी के पैर छूती है और सभी लोग उनके साथ बैठकर बातें करते हैं। अब किरण रसोई में जाती है और सबसे पहले वो दही निकालकर उसमें बेसन घोलती है और कुछ मसाले डालकर कढ़ी का घोल तैयार करती है और कढ़ी पकाने के लिए रख देती है। फिर वो बेसन घोलकर पकौड़े बनाती है और कढ़ी में डाल देती है। अंत में वो कढ़ी तैयार कर देती है। उसके बाद वो दाल वगैरह चावल भी चढ़ा देती है और आटा गूंथकर पूड़ियाँ बना लेती है और अंत में सूजी का हलवा भी बना लेती है। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर बुआ जी किरण की तारीफ करते हुए कहती हैं, किरण बहू, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है और ये पकौड़ा कढ़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। वैसे भैया, अब तो आपको भास्कर की भी शादी कर देनी चाहिए। एक लड़की है मेरी नजर में, बहुत सुंदर और सुशील है। आप कहें तो मैं उससे भास्कर की बात चलाऊं? अरे हाँ हाँ दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है। आपने देखी है तो लड़की अच्छी ही होगी, आप तो बात चलाओ। जहां एक तरफ सभी लोग भास्कर की शादी की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भास्कर अपने मन में सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है मुझे कल ही आरजू से शादी की बात करनी होगी, वरना ये लोग तो मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे। अगले दिन भास्कर ऑफिस में आरजू से मिलता है और कहता है, आरजू, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना मेरे घर वाले किसी भी लड़की से मेरी शादी करवा देंगे। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें किसी और लड़की से शादी करने दूंगी? ऐसा करती हूँ, मैं आज ही अपने घर पर शादी की बात करती हूँ और तुम कल ही अपने घर वालों के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाना। शाम को जब भास्कर घर आता है तो सभी लोगों को आरजू के बारे में बताता है। सारी बातें सुनकर शोभना कहती है, बेटा, तू जिस लड़की के बारे में बता रहा था वो तो तेरे ऑफिस में जॉब करती है, तो बहुत मॉडर्न होगी। और तुझे तो पता है कि मुझे अपनी बड़ी बहू की तरह ही संस्कारी लड़की चाहिए, छोटी बहू के रूप में। माँ आप चिंता मत करो, आरजू ऑफिस जरूर जाती है लेकिन वो बहुत ही संस्कारी है, आपको जरूर अच्छी लगेगी। ठीक है भैया, तो हम आज ही लड़की देखने उसके घर चलते हैं। शाम को सभी लोग तैयार होकर आरजू को देखने उसके घर आते हैं। आरजू ने एक सिंपल सा पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना था। सभी लोगों को आरजू बहुत पसंद आती है और इस तरह आरजू और भास्कर का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ शादी का दिन भी आ जाता है। आरजू एक फिश कट लहंगा पहनकर तैयार होकर सभी मेहमानों के बीच आती है, जिसमें उसकी कमर का ज्यादातर हिस्सा दिखाई दे रहा था। कुछ औरतें आरजू और किरण दोनों को देखकर बातें करती हैं। देख रही हो बहन, बड़ी बहू इतनी संस्कारी है कि उसके सिर से पल्लू भी नहीं हटता और छोटी बहू की कमर भी दिख रही है और उसने लहंगा भी कितना मॉडर्न पहन रखा है। हाँ बहन, वही तो। शिवानी बहन तो कहती थी कि वो अपनी दूसरी बहू भी बहुत संस्कारी लाएंगी, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा थोड़ी ना होता है। निधि और निशा की तरह पार्टी में और लोग भी दोनों बहुओं के बारे में बात कर रहे थे। अगले दिन सुबह शिवानी आरजू के कमरे में आकर कहती है, बेटा, मोहल्ले से कुछ औरतें तुझसे मिलने आ रही होंगी, इसीलिए तू जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर बाहर आ जाना। हाँ माँ जी, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। शिवानी के जाने के बाद आरजू नहा धोकर स्लीवलेस सूट पहनती है और हल्का मेकअप करके लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती है और फिर बाहर आ जाती है, जहां उसकी सास के साथ मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई थीं। शोभना आरजू को देखकर कहती है, हे राम, मैं ये क्या देख रही हूँ? शिवानी बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो इतनी संस्कारी है और छोटी बहू इतनी मॉडर्न। ये सुनकर शिवानी गुस्से से उठती है और आरजू के पास आकर कहती है, आरजू बहू, चलो मेरे साथ, जरा अंदर आओ। शिवानी आरजू को उसके कमरे में ले जाती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है बहू, तुमने इतनी छोटी आस्तीन का कुर्ता क्यों पहन रखा है? हाँ माँ जी, तो इसमें बदतमीजी की क्या बात है? ऐसे कुर्ते पहनना तो आजकल आम बात हो गई है। बहू होती हो कि आम बात तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ नहीं होती। जल्दी से कपड़े बदलकर साड़ी पहनकर बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर शिवानी बाहर चली जाती है। तब आरजू चिढ़ते हुए अपने कपड़े बदलकर एक साड़ी पहन लेती है और सिर ढककर बाहर आ जाती है। वो सोफे पर बैठकर सभी लोगों से बात करती है। तभी किरण भी सभी का नाश्ता लेकर वहां आ जाती है। सभी लोग साथ में नाश्ता करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है और इस एक हफ्ते में किरण घर का सारा काम संभालती है। एक दिन किरण आरजू से कहती है, आरजू, तुम्हारी शादी को पूरा एक हफ्ता बीत गया है और तुमने अभी तक अपनी पहली रसोई नहीं की। आज तुम ही रसोई में जाकर खाना बना लो, और हाँ, खाने के साथ साथ कुछ मीठा भी जरूर बनाना। ठीक है भाभी, तो मैं रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ। आरजू रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, समझ नहीं आ रहा खाने में ऐसा क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी लगे। ऐसा करती हूँ, नूडल्स और सैंडविच बना लेती हूँ।
यही सोचकर आरजू खाने में नूडल्स और सैंडविच बना लेती है और फिर वो डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर शोभना खाने में नूडल्स और सैंडविच देखकर कहती है, अरे बहू, ये क्या तूने खाने में नूडल्स और सैंडविच बनाए हैं? भला खाने में नूडल्स और सैंडविच कौन खाता है? माँ जी, मुझे लगा आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने यही बना दिया। और आरजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ मीठा भी बनाना, वो तो तुमने बनाया ही नहीं। भाभी, इतने टेस्टी खाने के सामने भला मीठा कौन खाता है? और मीठा खाने के अपने बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया। आप नूडल्स और ब्रेड सैंडविच खा कर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। अरे छोड़ो ना बहू, आरजू अभी अभी तो आई है, उसे थोड़ा समय दो, सब कुछ सीख जाएगी। चलो सब लोग खाना खा लो। केशव की बात सुनकर सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह किरण अकेली रसोई में काम कर रही थी। तभी शोभना वहां आती है और किरण को अकेले काम करता देखकर कहती है, अरे ये क्या किरण बहू, आरजू अभी तक तुम्हारी मदद करने के लिए रसोई में नहीं आई? हाँ माँ जी, अब मैं भी वही सोच रही थी। वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी आरजू ऑफिस के लिए तैयार होकर कोट पैंट पहनकर वहां आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज से मेरी ऑफिस की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और मुझे ऑफिस जाना है। भाभी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय और पोहा बना दो। मैं नाश्ते में पोहा खाकर ही ऑफिस जाती हूँ, तब तक मैं अपनी फाइल वगैरह इकट्ठा करके रख लेती हूँ। ऐसा कहकर आरजू अपने कमरे में चली जाती है और किरण शिवानी से कहती है, देखा माँ जी, देवरानी जी ऑफिस जा रही हैं। इसका मतलब है कि देवरानी जी के आने के बाद भी इस घर का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ेगा। ऐसा कहकर किरण अपनी देवरानी के लिए पोहा बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आरजू के साथ घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। किरण सभी को नाश्ता देती है और आरजू को चाय और पोहा देती है। सभी लोग अपना अपना नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद किरण डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाती है और रसोई में जाकर बर्तन धोते हुए अपने आप से कहती है, सोचा था देवरानी आएगी तो आराम मिलेगा, लेकिन उल्टा मेरा काम ही बढ़ गया। मेरी तो किस्मत में ही काम करना लिखा है। किरण घर का सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को किरण रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, ऐसा करती हूँ, सभी के लिए चाय बना लेती हूँ, बस सभी लोग आते ही होंगे। किरण सभी के लिए चाय बना लेती है और चाय के साथ कुछ बिस्किट लेकर हॉल में आती है। वो देखती है कि सभी लोग आकर बैठे हुए हैं। वो सभी को चाय देती है। सभी लोग चाय पीने लगते हैं। तभी आरजू भी वहां आ जाती है और कहती है, भाभी, आज तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए बहुत थकान हो गई है। जरा मुझे भी एक कप कॉफी पिला देना। हाँ, जाओ, बहू के लिए कप कॉफी बना दे। अब किरण रसोई में जाकर आरजू के लिए कॉफी बनाती है और उसे लाकर देती है। आरजू कॉफी पी लेती है। तब किरण कहती है, आरजू, मैं कह रही थी कि तुम मेरे साथ खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। भाभी, आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था और मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, प्लीज आप खुद ही कर लो। ऐसा कहकर आरजू कॉफी पीने लगती है। उसकी बात सुनकर किरण गुस्से में रसोई में आती है और खाना बनाते हुए अपने आप से कहती है, देवरानी जी का तो अच्छा है, सुबह उठकर ऑफिस चली जाती है और शाम को आकर आराम करती है। घर का सारा काम तो मेरे ही जिम्मे आ गया है। हाँ, कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैं इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। ऐसा कहकर किरण सब्जी काटने लगती है। किरण खाने में आलू पालक की सब्जी, तुअर की दाल, चावल, रोटी, भटे आलू का भरता, चटनी और सलाद बनाती है और सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी आरजू भी वहां आती है और कहती है, भाभी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सभी के साथ मुझे भी खाना परोस दो। ऐसा कहकर आरजू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। किरण उसे भी खाना परोसती है। सभी लोग साथ में खाना खा लेते हैं। वहां से चले जाते हैं। आरजू भी खाना खाकर मोबाइल चलाते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर किरण सारे बर्तन इकट्ठा करती है, सिंक में ले जाकर धोती है, फिर रसोई साफ करती है। आखिर में खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अरुण किरण को इस तरह परेशान देखकर कहता है, क्या बात है किरण, तुम काफी परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ जी, मैंने सोचा था कि देवरानी आएगी तो मुझे मेरे काम में कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन देवरानी जी तो जॉब पर चली जाती हैं, इसलिए सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। किरण, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा है। उसे थोड़ा समय दो, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी। वैसे कल संडे है, इसलिए कल वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अरे हाँ, कल संडे है, ऐसा करूंगी कि कल का खाना देवरानी से ही बनवा लूंगी। मुझे भी मार्केट से कुछ चीजें लेनी है, मैं मार्केट चली जाऊंगी। यही सोचकर किरण सो जाती है। अगले दिन सुबह किरण सोकर उठकर हॉल में आती है। तब शिवानी उससे कहती है, बहू, आज लड़के वाले आनंदी को देखने आ रहे हैं, तो तू जरा उनके लिए अच्छा खाना बनाना। और हाँ, ये पुरानी साड़ी पहनकर मत रहना, एक अच्छी सी साड़ी पहन लेना और अच्छे से तैयार रहना।
माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज संडे है तो देवरानी जी खाना बना लेंगी और मुझे भी मार्केट जाना है तो मार्केट के काम निपटा लूंगी। ठीक है बहू, अगर आरजू उठेगी तो मैं उससे कह दूंगी कि वो खाना बना लेगी, लेकिन अभी तू जाकर सभी के लिए नाश्ता तो बना ले। ऐसा कर कि नाश्ते में ढोकला और डोसा बना ले। वैसे भी तेरे हाथों का डोसा खाए बहुत दिन हो गए हैं। अब किरण रसोई में जाती है। सबसे पहले वो ढोकले का बैटर बनाकर ढोकला बना लेती है और फिर डोसे का बैटर घोलकर तवे पर डालकर डोसा बना लेती है। तब तक सभी लोग उठ जाते हैं। शिवानी और बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। किरण सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। आरजू भी जाने लगती है। किरण उसे रोक कर कहती है, आरजू, आज संडे है और घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मैं कह रही थी कि तुम खाना बना लो। मुझे मार्केट भी जाना है तो तुम देख लेना प्लीज। भाभी, मुझे तो हफ्ते में एक ही संडे मिलता है और मुझे भी मार्केट जाना है। मेरा मॉइस्चराइजर भी खत्म हो गया है, वो भी खरीदना था। आप ऐसा कीजिए कि दिन का खाना आप बना लीजिए, रात का खाना मैं बना लूंगी। ऐसा कहकर आरजू अपने कमरे में चली जाती है। किरण नाश्ते के सारे बर्तन उठाती है और रसोई में ले जाकर सिंक में रखती है। बर्तन धोते हुए वो मन में सोचती है, बड़ी बहू तो मैं ही हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। देवरानी जी को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे भी कोई काम हो सकता है, उन्हें तो बस अपनी ही पड़ी रहती है। इधर आरजू अपने कमरे में जाकर एक रेड कलर का सुंदर सा फिश कट वन पीस निकालती है और भास्कर को दिखाते हुए कहती है, भास्कर, देखो ये वन पीस कैसा लग रहा है। आज मैं यही पहनकर तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊंगी। अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है माँ को ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। अरे भास्कर, ऐसे कपड़े पहनने में भला क्या बुराई है, माँ जी को आप समझा देना। ऐसा कहकर आरजू वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेड वन पीस पहनकर बाहर आती है। हल्का मेकअप करती है और बालों में स्ट्रेटनिंग करके तैयार हो जाती है। फिर वो भास्कर के हाथ में हाथ डालकर कहती है, चले डार्लिंग। आरजू और भास्कर एक दूसरे का हाथ थामे बाहर आते हैं, जहां हॉल में बैठी शिवानी उन्हें देखकर कहती है, राम राम राम, ये क्या बेशर्मी का जमाना आ गया है। अरे बहू, तूने अपने पति का हाथ क्यों पकड़ रखा है? शर्म नहीं आती? छोड़ उसका हाथ। आरजू झट से भास्कर का हाथ छोड़ देती है। तब शिवानी कहती है, अरे बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? तू इस घर की बहू है, इस घर की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तूने। आरजू धीरे से भास्कर को कोहनी मारकर कुछ कहने का इशारा करती है। तब भास्कर आगे बढ़कर कहता है, माँ, इन कपड़ों में क्या बुराई है, अच्छे तो लग रहे हैं। वैसे भी आजकल ऐसे ही कपड़े पहनने का फैशन है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, शाम को जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कहकर भास्कर और आरजू वहां से चले जाते हैं। पीछे खड़ी किरण ये सब देखकर मन ही मन सोचती है, मुझे तो आज तक माँ जी ने कभी ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाने नहीं दिया और आज आरजू के बारे में बस कहकर चुप हो गई। क्या बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियाँ और पाबंदियाँ सिर्फ मेरे ही हिस्से में है? ऐसा सोचते हुए किरण रसोई में जाती है और मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू करती है। उसने छोले, पूड़ी, दाल तड़का, वेज पुलाव, खीर और सलाद के साथ पापड़ भी तले थे। खाना बन जाने के बाद किरण अपने कमरे में जाती है और एक सुंदर सी साड़ी निकालकर उसे पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। सभी लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी भास्कर और आरजू भी मार्केट से वापस आ जाते हैं। आरजू मेहमानों को नमस्ते करती है। तभी शिवानी किरण के कानों में कहती है, किरण, आरजू बहू को कपड़े बदलने के लिए कह दो। किरण आरजू के पास आती है और उसके कानों में कहती है, आरजू, माँ जी ने कहा है कि तुम कपड़े बदलकर साड़ी पहन लो। अब आरजू अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदलकर एक सिंपल सी साड़ी पहन लेती है और बिना सिर पर पल्लू लिए बाहर आ जाती है। अब किरण और आरजू मिलकर मेहमानों का खाना लगाती हैं। सभी मेहमान खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तब लड़के की माँ कहती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। अगले महीने की 16 तारीख को शुभ मुहूर्त है, उसी दिन हम शादी रख लेते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और इस तरह आनंदी और आरव का रिश्ता तय हो जाता है। मेहमानों के जाने के बाद केशव सभी लोगों से कहता है, चलो भाई, आज आनंदी का रिश्ता तय हो गया। अब सभी लोगों को शादी की तैयारी में लग जाना चाहिए। अजी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। वैसे आरजू बहू, फिलहाल तुम रसोई में जाकर खाना बना लो, क्योंकि किरण सारे दिन का काम करके बहुत थक गई है। जी माँ जी। आरजू रसोई में जाती है। फिर वो आलू को बिना छीले ही बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेती है और कुछ मसाले इकट्ठा करके तड़का लगाकर आलू पुलाव बना लेती है। आलू पुलाव बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। फिर सभी को आवाज लगाती है, चलिए सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाइए, खाना बन चुका है। आरजू की आवाज सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं और जैसे वो खाने में आलू का पुलाव देखते हैं, सभी का मुंह बन जाता है। तो शिवानी कहती है, ये क्या बहू, तुमने खाने में आलू पुलाव बनाकर रख दिया? माँ जी,
मैं भी दिन में मार्केट गई थी ना, तो काफी थकान हो गई थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ। आरजू के ऐसा कहने पर कोई कुछ नहीं कहता और सभी खाना खाने लगते हैं। तब किरण मन में सोचती है, छोटी बहू होने के नाते माँ जी आरजू की हर बात मान लेती है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। सारे नियम और कायदे तो सिर्फ मेरे लिए हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसे समय बीत रहा था और शादी का समय पास आ रहा था। घर की सारी जिम्मेदारियां बड़ी बहू होने के नाते किरण पर ही थी और आरजू किसी न किसी बहाने हर जिम्मेदारी से बच जाया करती थी। शादी का दिन पास आ गया था। एक दिन आरजू मार्केट से आकर घर के सभी लोगों को अपने कपड़े दिखाते हुए कहती है, माँ जी देखिए, मैंने आनंदी की शादी में पहनने के लिए ये ड्रेस डिजाइन करवाई है, बताइए कैसी लग रही है। राम राम बहू, तुम ऐसी ड्रेस पहनोगी? तुम घर की इज्जत हो। अगर ऐसी खुली खुली ड्रेस पहनोगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? किरण बहू को देखो, उसने आज तक साड़ी के सिवा कुछ नहीं पहना। माँ जी आजकल ऐसे ही कपड़े फैशन में हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कहकर आरजू अपनी ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब किरण कहती है, माँ जी मैं भी सोच रही हूँ कि आनंदी की शादी में इस बार मैं भी कोई स्टाइलिश वन पीस खरीदूंगी अपने लिए। अरे किरण बहू कैसी बातें करती है, तू इस घर की बड़ी बहू है। घर की इज्जत मर्यादा की जिम्मेदारी ज्यादातर बड़ी बहू की होती है और तुझे कुछ खरीदने की क्या जरूरत है। मेरी सास ने मुझे शादी पर एक साड़ी दी थी, वही मैंने तेरे लिए रख रखी है। अभी रुक, तुझे ला कर देती हूँ। शिवानी अंदर जाती है और अपने अलमारी से एक पुरानी काफी भारी सी साड़ी लाकर किरण को देती है और कहती है, बहू शादी पर यही साड़ी पहनना, ये मेरी सास ने मुझे दी थी और मैंने अपनी बहू के लिए रखी थी। बेचारी किरण बड़ी बहू होने के नाते कुछ नहीं कह पाती। ऐसे समय बीतता है और शादी का दिन और पास आ जाता है। एक दिन किरण छत पर कपड़े फैलाते हुए मन में सोच रही थी, शादी की इतनी सारी तैयारियां हैं, अभी तो घर की साफ सफाई, मेहमानों की मिठाई का इंतजाम, घर की चादरें बदलना, बहुत सारे काम रह गए हैं, मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा। यही सोचते हुए किरण सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाती है। सभी लोग दौड़ कर आते हैं और किरण को कमरे में ले जाते हैं। किरण के पैरों में मोच आ चुकी थी। अरुण कहता है, माँ किरण के पैरों में तो मोच आ गई है, अब तो उसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। शादी का काम आप लोगों को ही संभालना होगा। हाँ वो तो सही है, मेरी तो उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। आरजू बहू, अब शादी की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। जी माँ जी। अब आरजू को ऑफिस में 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में आती है, फिर वो सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सभी को खिलाती है। उसके बाद वो सारे झूठे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में ले जाती है और उन्हें साफ करती है, फिर रसोई साफ करती है। उसके बाद वो खुद बैठकर खाना खाते हुए सोचती है, हे भगवान, एक दिन मुझे काम करना पड़ा तो खाना खाने में इतनी देर हो गई। भाभी रोज इतना सारा काम कैसे करती हैं? तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, आरजू बहू, खाना खाकर सारे गंदे कपड़े धो लो और हाँ, साफ सफाई का काम भी शुरू कर दो, शादी पास ही आ गई है। ऐसा कहकर उसकी सास चली जाती है। अब आरजू खाना खाकर सबसे पहले गंदे कपड़े धोती है, उसके बाद घर की साफ सफाई करती है। तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं जिन्हें आरजू नाश्ता बना कर देती है। सारा दिन वो काम करती है। रात को वो बिस्तर पर जाते समय काफी थक चुकी थी। भास्कर आरजू को इतना थका हुआ देखकर कहता है, क्या बात है आरजू, तुम काफी थकी थकी लग रही हो। हाँ, भाभी के पैरों में मोच होने की वजह से सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, इसलिए मैं इतनी थक गई हूँ। लेकिन आरजू, भाभी तो इतनी जिम्मेदार हैं, रोज ही उठती हैं, कभी उनके बारे में भी सोचा है? भास्कर सच कह रहे हो, मैंने कभी भाभी की मदद करने की कोशिश नहीं की। वो इतना सारा काम अकेले करती हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करती हैं सब। ये सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन वो सुबह उठती है और अपने काम में लग जाती है। सारा दिन काम करके वो बहुत थक जाती है और उसे किरण की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। शादी का दिन आ जाता है। सुबह सुबह शिवानी आरजू के कमरे में आती है और भारी भरकम साड़ी देते हुए कहती है, ये साड़ी मैंने किरण बहू को पहनने के लिए दी थी, लेकिन अब उसके पैर में मोच आ गई है तो वो साड़ी पहन नहीं पाएगी, इसीलिए परंपरा को निभाते हुए ये साड़ी तुम्हें पहननी होगी। शिवानी ऐसे कहकर चली जाती है। आरजू उस साड़ी को हाथ में लेकर मन में सोचती है, आज मुझे समझ आया कि किरण भाभी के ऊपर घर के खाने, रसोई और पहनावे की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आरजू किरण के कमरे में जाती है तो देखती है कि किरण शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। किरण आरजू को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे आओ आरजू, मैंने अपने पैर में गरम पट्टी बांध ली है और अभी मुझे ठीक भी लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि इतना सारा काम तुमसे अकेले नहीं हो रहा होगा। चलो आज मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। ये सुनकर आरजू किरण को गले से लगा लेती है और माफी मांगते हुए कहती है, भाभी
मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा ही काम और जिम्मेदारियों से जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन आपको आज भी अपनी तकलीफ छोड़कर मेरी और इस घर की चिंता है। आज से मैं हमेशा आपके साथ बराबरी से सारा काम करूंगी और आपकी तरह मैं भी इस घर की मान मर्यादा को निभाते हुए ट्रेडिशनल कपड़े पहनूंगी। बाहर खड़ी शिवानी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और उसे आज अपनी दोनों बहुओं पर गर्व हो रहा था।